लोकसभा चुनाव का कारवां जैसे आगे बढ़ रहा है, सियासी सरगर्मी तेज है। गांधी परिवार के गढ़ में आज गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी और राहुल गांधी से उन्होंने 5 सवाल किए। अमित शाह ने पूछा कि राहुल गांधी बताएं कि ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे क्या, मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह यूसीसी होना चाहिए या नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं या नहीं, राम मंदिर में आप दर्शन करने क्यों नहीं गए और धारा 370 हटाने का आप समर्थन करते हो या नहीं। और अमित शाह ने कहा कि इन 5 सवालों का जवाब राहुल गांधी रायबरेली की जनता को जरूर दें। राहुल बाबा रायबरेली की जनता को बताए कि धारा 370 हटाने का आप समर्थन करते हो या नहीं करते। ये 5 चीजों का जवाब राहुल बाबा ने देना चाहिए, बाद में रायबरेली के लोगों के वोट मांगने चाहिए। साथ ही अमित शाह ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी सांसद निधि का ज्यादातर पैसा खास वोट बैंक पर खर्च कर रही थी। आप उनकी वोट बैंक नहीं, 70% से ज्यादा सांसद राशि माइनॉरिटी में खर्च करने का काम सोनिया गांधी जी ने किया है। भाई रायबरेली में 5वें चरण के तहत 20 मई को मतदान होगा, जहां राहुल गांधी के मुकाबले बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अमित शाह के आरोपों पर प्रियंका गांधी ने जोरदार पलटवार किया और रायबरेली में कांग्रेस के किए कामों की पूरी फहरिस्त गिना दी। मोटर ड्राइविंग स्कूल की शुरुआत की, इन्होंने बंद की। स्पाइस पार्क की शुरुआत हमने की, इन्होंने बंद किया। इंजीनियरिंग कॉलेज एम्स हमने शुरू किया, इन्होंने बंद किया। कोविड के समय 3 करोड़ की MPLAD से मदद, 8 फ्लाईओवर, रेलवे वॉशिंग लाइन, मॉडिफिकेशन ऑफ रेलवे स्टेशंस, 10 रेलवे अंडरपास, रोड कंस्ट्रक्शन बाय सेंट्रल रोड फंड, रायबरेली टू डलमाऊ। सोनिया गांधी के गढ़ अमेठी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। सीएम योगी ने 2019 में मिली राहुल गांधी की करारी हार का जिक्र किया और बिना नाम लिए गांधी परिवार पर निशाना साधा। चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हरा दिया था और इसी हार के बाद राहुल गांधी की साख को काफी नुकसान पहुंचा था और यूपी की राजनीति में उनका दबदबा भी काफी कम हो गया था। इसलिए जब योगी आदित्यनाथ स्मृति ईरानी के समर्थन में यहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने गांधी परिवार के पुराने जख्मों को कुरेदा। बहनों और भाइयों, आपने 2019 में एक क्रांतिकारी निर्णय लिया और उस निर्णय की धमक न केवल लखनऊ में थी बल्कि दिल्ली में भी सुनाई दे रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में फिर देखना चाहती है, लेकिन 2 लोग नहीं चाहते कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। एक रामद्रोही है और एक पाकिस्तान है, यही तो विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी अच्छा नहीं लग रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले 273 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, जबकि कांग्रेस के पास इतने उम्मीदवार भी नहीं हैं। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी में करीब 55,000 वोटों से हरा दिया था। 5 साल बाद 2024 में एक बार फिर बीजेपी ने स्मृति ईरानी को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन स्मृति ईरानी के सामने इस बार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में राहुल गांधी नहीं बल्कि किशोरी लाल शर्मा हैं। किशोरी लाल शर्मा सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे हैं और अब अमेठी सीट से स्मृति ईरानी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि अमेठी में पिछली बार के मुकाबले फाइट काफी कम है। हालांकि स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके समर्थन में जब रैली करने पहुंचे तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को भगौड़ा बताकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके शहजादों को अमेठी की जनता ने धूल चटाई और लोकतंत्र को ये संदेश दिया कि अगर सांसद 15 साल लापता रहा तो उसका क्या, पूरे खानदान का बोरिया बिस्तर बांधने की ताकत गरीब नागरिक में है। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि इस बार भी अमेठी में कमल खिलेगा और मैदान छोड़कर भागने वालों पर जनता भरोसा नहीं करेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2 पूर्व जजों को खुली बहस की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। सोशल मीडिया में राहुल ने इसकी जानकारी देते हुए इस प्रस्ताव को राष्ट्रहित में बताया।
साथ ही पीएम मोदी को भी इस बहस में शामिल होने को कहा। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे से उनकी बात हुई, जिसमें स्वस्थ लोकतंत्र के लिए 2 पूर्व जजों और एक प्रतिष्ठित नागरिक के लोकसभा चुनाव पर सार्वजनिक बहस को वो स्वीकार करते हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विजन देश के समक्ष रखना एक सकारात्मक पहल होगी। कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है। देश प्रधानमंत्री जी से भी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता है। जजों के नाम लिखी इस पोस्ट में राहुल ने अपने हस्ताक्षर किए और लेटर को भी पोस्ट किया। वहीं राहुल ने तंज कसा कि पीएम उनसे बहस को तैयार नहीं होंगे। 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। इससे पहले पूर्व जज मदन बी लोकुर, अजीत पी शाह और एन राम ने पीएम को पत्र लिखकर चुनावी मुद्दों पर बहस के लिए एक मंच पर आमंत्रित किया था। बीजेपी ने राहुल गांधी के बहस में हिस्सा लेने और प्रधानमंत्री को उसमें शामिल होने के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठाए और पूछा कि वो किस हैसियत से पीएम से बहस करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक सांसद हैं और कुछ नहीं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि राहुल गांधी को किसी भी बात की समझ नहीं है, ऐसे में वो क्या बहस करेंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किस हैसियत से पूछ रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, या इंडी गठबंधन के चेयरमैन हैं? अब हैं क्या भाई, एक सांसद हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया कि राहुल उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता से भी बहस के लायक नहीं है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मुझसे मोदी डिबेट कर ले। क्या डिबेट करें? जिसको भारत का ज्योग्राफी भूगोल नहीं मालूम, वो क्या बहस करेंगे? उनको तो भारतीय जनता पार्टी के किसी साधारण कार्यकर्ता से अगर वो बहस कर लें और जीत जाएं तो मैं चुनौती देता हूं, अगर उससे नहीं तो मुझसे कर ले। गिरिराज ने चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो उनसे बहस करके दिखाएं। अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी मिशन पर जुटे हैं। इसी सिलसिले में आज केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी के सभी विधायक जुटे और केजरीवाल ने सरकार के कामकाज का हिसाब लिया। साथ ही उन्होंने अपने विधायकों को एकजुट रहने की नसीहत के साथ कई दिशा निर्देश दिए। इनका कोई नहीं टूट रहा। बाकी तो कई जगह से सुनने आया वो इंदौर वाला चुनाव के पहले ही छोड़ के चला गया, सूरत वाला चुनाव के पहले ही छोड़ के चला गया। बैठक के बाद दिल्ली के मंत्री आतिशी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की सारी कोशिशें नाकाम हुई। एक चीज जो निकल कर आई कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की, लेकिन ये बिल्कुल फेल हुआ है। और अगर कुछ हुआ है तो आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के साथ बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मोदी की गारंटी के मुकाबले केजरीवाल की 10 गारंटी दी। केजरीवाल ने बताया कि अगर सरकार बनी तो देश में 24 घंटे बिजली और गरीबों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। हर गांव और मोहल्ले में शानदार स्कूल और मुफ्त शिक्षा का इंतजाम होगा। हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खुलेगी। चीन के कब्जे वाली जमीन छुड़ाने की गारंटी, अग्निवीर योजना को बंद करना, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करना, 1 साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार की गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जीएसटी का सरलीकरण और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की गारंटी शामिल है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि मोदी की गारंटी तो 10 साल में पूरी नहीं हुई, लेकिन हम अपनी गारंटी हर हाल में पूरी करेंगे। मोदी की गारंटी यकीन करने का लायक नहीं है। और अब तो अगली साल चूंकि मोदी जी रिटायर होंगे तो उनकी रिटायरमेंट के बाद मोदी की गारंटी कौन पूरी करेगा, इसका भी कोई वो नहीं है। और केजरीवाल की गारंटी, केजरीवाल यही है, कहीं नहीं जा रहा। इधर केजरीवाल की गारंटी पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हमला किया। बीजेपी ने सवाल पूछा कि क्या शराब घोटाले का पैसा करने की गारंटी केजरीवाल देंगे। 10 तो सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और 10 वो गारंटियां दे रहे हैं। पहले तो इस बात की गारंटी दें कि जो शराब घोटाले में उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है
2000 करोड़ रुपया वो वापस लौटाएंगे। पहले इस बात की गारंटी दें, जो स्कूल घोटालों में, बस घोटालों में और जल बोर्ड के घोटालों में और बिजली घोटालों में जो उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं वो वापस लौटाएंगे। देखिए, इस वक्त अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त भगवंत मान के साथ दिल्ली में एक रोड शो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान रोड शो कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से है, जहां पर आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार तेजी से जारी है। आते ही सबसे पहला मुद्दा, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। भाई साहब, आपकी वोट की कदर करेंगे हम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बाराबंकी में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जबरदस्त प्रचार किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ नजर आए, जिसकी वजह से सड़कों पर लोगों का सैलाब नजर आया। अखिलेश का काफिला जहां से भी गुजरा वहां लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी भी की। वहीं रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि लोगों को झूठी गारंटी देने वाली बीजेपी को जनता जवाब देगी। अखिलेश ने इसे संविधान बचाने की लड़ाई बताया। नेगेटिव नैरेटिव था बीजेपी का, आज वो नेगेटिव नैरेटिव की वजह से हार रहे हैं। वो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे वो उसी गड्ढे में गिर पड़े। ये संविधान बचाने का चुनाव है, क्योंकि संविधान ये बदलना चाहते हैं। संविधान बदलेगा तो हक, सम्मान, न्याय नहीं मिलेगा। अक्सर प्याज के दाम देखते ही आसमान छूने लगते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने प्याज की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए कमर कस ली है। इस साल बफर स्टॉक के लिए सरकार ने 5 लाख टन प्याज खरीदने की योजना बनाई है। इसके लिए बाजार दरों पर किसानों से प्याज खरीदना भी शुरू कर दिया गया है। स्टॉक प्याज का इस्तेमाल बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए किया जाएगा। सरकार ने एनसीसीएफ और एनएफईडी जैसी एजेंसियों को किसानों से प्याज खरीदने की जिम्मेदारी दी है। सरकार के निर्देश के अनुसार प्याज खरीदने के लिए एनसीसीएफ और नेफेड पहले प्याज किसानों का रजिस्ट्रेशन करेगी, ताकि किसानों का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाए। वहीं सरकार ने प्याज निर्यात पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया है। साथ ही प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क भी लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट को लेकर अरविंद केजरीवाल के बयान पर बहस छिड़ गई है। विपक्ष अब आरोप लगा रहा है कि मोदी क्या 75 साल में रिटायर होंगे। अपने बयान में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के 75 साल के फॉर्मूले पर सवाल उठाए थे। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। इधर अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद सियासत शुरू हो गई। विपक्ष हमलावर है तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है। ये तो भाजपा के लिए चिंता का विषय है कि आडवाणी जी निपटा दिए गए, जोशी साहब निपटा दिए गए, प्रधानमंत्री जी नहीं निपटाएंगे क्योंकि ये व्यक्ति दल से बड़ा होगा। और केजरीवाल नरेंद्र मोदी के एडवाइजर ना बने। देश की जनता जब तक नरेंद्र मोदी को चाहेगी, देश को दिशा देंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। 29 तक कौन कहे, 29 के बाद भी देश की जनता चाहेगी तो नरेंद्र मोदी रहेंगे। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि ये भारत को नॉर्थ कोरिया और रूस की तरफ ले जाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं नॉर्थ कोरिया, चीन या रूस जैसी तानाशाही की तरफ भारत को ले जाना चाह रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा था कि बीजेपी के संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर उम्र विवाद पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने तंज कसते हुए कहा कि ये बीजेपी को साफ करना होगा कि कौन सही कह रहा है। We saw two statements, one after the other, right? We saw Amit Shah saying that Mr. Modi insists that everyone step down at 75. And then the next day we saw Mr. Amit Shah saying Mr. Modi will continue till 2029. पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी ने जनता को 5 गारंटी दी। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि जब तक मोदी है तब तक किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। साथ ही पीएम मोदी ने वादा किया कि वो राम मंदिर, सीएए और ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्ष के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जब तक मोदी है, राम नवमी मनाने से
भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। क्योंकि 5वें चरण में पश्चिम बंगाल की 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, इसलिए पीएम मोदी ने बैरकपुर के अलावा हुगली और हावड़ा में ताबड़तोड़ रैलियां की और ममता बनर्जी को रामद्रोही बता दिया। राम मंदिर बना, इनकी नींद उड़ गई है। आए दिन ऐसा अनाप शनाप बोल रहे हैं। हुगली में प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया और टीएमसी को अपनी ताकत दिखाई। वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चुनावी रैली करते हुए पीएम मोदी ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं की आबादी कम हुई है, इसीलिए टीएमसी के विधायक हिंदुओं को धमकी देते हैं। कई इलाकों में यहां के लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं। टीएमसी के एमएलए खुलेआम हिंदुओं को धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हिंदू कम बचे हैं, हम हिंदुओं को भागीरथी में डुबो देंगे। और टीएमसी उसका भी बचाव करती है। साथियों, आज टीएमसी सरकार में हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने धुआंधार चुनाव प्रचार करके ममता बनर्जी को निशाने पर लिया, इसलिए टीएमसी का पारा भी हाई हो गया और टीएमसी के कई नेता खुलकर मोदी के विरोध में उतर आए और पीएम मोदी की गारंटी को झूठ की गारंटी बताया। आपकी गारंटी तो ऐसी है, वो तो नारी को असम्मान करती है, क्योंकि नारियों के ऊपर जो बलात्कार करते हैं उन बलात्कारियों को आप सुरक्षा देते हैं। टीएमसी नेता सागरिका घोष तो प्रधानमंत्री पर निशाना साधते साधते मछली तक पहुंच गई और आरोप लगाया कि पीएम मोदी मछली खाने वालों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मोदी की गारंटी ये है, हम जानते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगता है कि बंगाली मछली खाते हैं। हम जानते हैं कि आप चाहते हैं कि जब आप बंगाल आएंगे मछली की दुकान बंद हो जाए। आप मछली की दुकान बंद करवाना चाहते हैं। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में किसी को भी दुर्गा पूजा करने से नहीं रोका जाता। बंगाल में दुर्गा पूजा से लेकर ईद से लेकर रामनवमी के लेकर दिवाली से लेकर क्रिसमस, पूरा जो सब धर्म का जो ये फेस्टिवल और जो धर्म का जो आचार है वो है, सब बंगाल में एक साथ मिलकर ये यहाँ पर पालन किया जाता है। बात पते की ये है कि पश्चिम बंगाल में इस बार साख बचाने की लड़ाई है। बीजेपी को डर है कि कहीं बंगाल में सीटें इस बार कम ना हो जाएं, इसलिए पीएम मोदी खुद लगातार दौरा करके दलित आदिवासियों को एकजुट करने में जुटे हैं, जबकि टीएमसी आक्रामक मोड पर चुनाव प्रचार करने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी केवल हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं, तो बीजेपी बुरी तरह भड़क गई और लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। अब एक बार भी बिहार का अगला 5 साल बिहार के लिए क्या करेंगे, कोई विजन, कोई रोड मैप बताया बिहार के लोगों को? बिहार आगे कैसे बढ़ेगा, बिहार की तरक्की कैसे होगी, इस पे बात नहीं करते। तेजस्वी और लालू जी को खाली गाली देते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं केवल। बेटी को भी लाए हैं, जो जंगल राज में भाग गया था पूरा परिवार इनका, वो सब लौट के आया है। ये तो मोदी जी और नीतीश जी का इफेक्ट है ना, कि आज लालू जी के परिवार भी बिहार लौट कर आ रहे हैं। नहीं तो ये सब तो प्लान कर गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग पर पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाए। मल्लिकार्जुन खड़गे एक दिन पहले बिहार के समस्तीपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उनके हेलीकॉप्टर की जांच की गई, जिसका वीडियो वहां मौजूद एक शख्स ने बना लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीओ साहब जो है चेक कर रहे हैं। हमारे सीओ मैडम है, अमीन साहब है, थाना प्रभारी सर है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है हेलीकॉप्टर का चेकिंग हो रहा है। चेकिंग के दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों ने वीडियो बना रहे शख्स को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। चेकिंग जो हो रहा है यहाँ पर, तो वो हम बताएंगे ना जनता को कि कैसे चेक हो रहा है। वो हम
नहीं सर, हम अभी तक का हम हर एक में गए हैं, ये सर हम कहीं नहीं देखे किसी चेक करते हुए। जिस वक्त हेलीकॉप्टर की जांच की जा रही थी उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर मौजूद थे। हालांकि चेकिंग के दौरान हेलीकॉप्टर से कुछ भी नहीं मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की जांच करने पर कांग्रेस ने चुनाव अधिकारियों पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है और यही वजह है कि वो चुनाव आयोग पर बार-बार सवाल उठा रही है। जानबूझकर सिर्फ विपक्षी नेताओं को प्रभावित करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए हेलीकॉप्टर चेक करते हैं, जगह जगह पे गाड़ी रोकते हैं और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उनके दल के नेताओं को फ्री छोड़ते हैं। साहब, आपको जानकारी नहीं है कि चुनाव आयोग ने चिराग पासवान जी का, भाजपा के माननीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली है। हम लोगों ने कोई हवाई नहीं किया, यह एक नियमित काम है जो काम अपना चुनाव आयोग करती है। देश में महंगे और लग्जरी मकानों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। पिछले 5 सालों में लग्जरी मकानों की बिक्री 3 गुना बढ़ी है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से मार्च के बीच देश के 7 बड़े शहरों में लग्जरी मकानों की बिक्री सस्ते मकानों से ज्यादा हुई है। साल 2019 में कुल मकानों की बिक्री में 7% लग्जरी मकानों की बिक्री हुई थी, लेकिन इस साल जनवरी से मार्च में 21% लग्जरी मकान बिके हैं। वहीं साल 2019 में कुल मकानों की बिक्री में 37% सस्ते मकान बिके थे, लेकिन इस साल जनवरी से मार्च में सिर्फ 20% सस्ते मकान बिके। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से मार्च की तिमाही में देश के 7 बड़े शहरों में कुल 1,30,000 घर बिके, जिनमें 27,070 मकान लग्जरी थे। वहीं इन मकानों की कीमत 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच रही है। दूसरी तरफ इस साल जनवरी से मार्च में हुई कुल बिक्री में 26,545 सस्ते मकान थे, जिनकी कीमत 40 लाख तक रही है। हालांकि कुल बिक्री में 40 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक के मिड और प्रीमियम मकानों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 59% रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को काशी से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान एनडीए के कई बड़े नेता वाराणसी में मौजूद रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और पीएम मोदी के कार्यक्रम का पूरा रोड मैप तैयार है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को नामांकन दाखिल करने से पहले सुबह 10 बजे अस्सी घाट जाएंगे और करीब 10:15 पर काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। काशी के कोतवाल माने जाने वाले बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेने के बाद पीएम मोदी करीब 11:15 बजे एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद करीब 11:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद एक बार फिर 12:15 पर प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी नेताओं के साथ बैठक होगी और वो चुनाव की नब्ज टटोलेंगे। चूंकि नामांकन इस बार कलेक्ट्रेट सभागार में होगा, इसलिए कलेक्ट्रेट सभागार की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है। नामांकन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट और आधुनिक हथियारों के साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वाराणसी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 बार से लगातार वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़े और अपने अंदाज में उन्होंने दोनों बार वोट मांगा और इस बार भी पुरानी परंपरा के अनुसार पीएम मोदी रोड शो करेंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो नामांकन दाखिल करने से ठीक एक दिन पहले यानी 13 मई को होगा। इसके लिए पीएम मोदी सोमवार को ही वाराणसी पहुंच जाएंगे। रोड शो की शुरुआत शाम 5 बजे लंका इलाके से होगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। लंका के बाद पीएम का रोड शो 80 इलाके से जाएगा, जहां ब्राह्मणों की अच्छी खासी आबादी है। इसके बाद मुस्लिम बाहुल इलाके सोनारपुरा से पीएम का रोड शो गुजरेगा। उसके बाद जंगमबाड़ी, गोदौलिया, बास फाटक होते हुए पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचेंगे, जहां वो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी रोड शो के दौरान एक खास तरह के रथ पर सवार होंगे, जिसे पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री इसी रथ पर सवार होकर के 13 तारीख को लंका से लेकर के जो भी यात्रा मतलब मार्ग निर्धारित किया गया है वहां पर रोड शो करेंगे। बीजेपी नेताओं का दावा है कि रोड शो में 5 से 10 लाख लोगों की भीड़ उमड़ेगी और काशी में मिनी इंडिया की झलक देखने को मिलेगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 2 नेशन थ्योरी पर बीजेपी को घेरते हुए दावा किया कि वो भारत से पलायन नहीं करेंगे। ओवैसी ने कहा कि वो इसी जमीन पर पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे, जिसे बीजेपी और आरएसएस को समझ लेना चाहिए।
ओवैसी ने आरोप लगाया कि AIMIM को वोट देने को पाकिस्तान को वोट देने के बराबर बताकर बीजेपी ने उनकी पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार किया है। ओवैसी ने 2 नेशन थ्योरी पर भी बीजेपी को घेरा। बीजेपी वालों को जो कह रहे हैं कि मजलिस को वोट देंगे तो पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है, अरे आपको शर्म नहीं आती? 2 नेशन थ्योरी की बात तुम लोगों ने की, तुम्हारे हीरो ने की कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर अ डिफरेंट नेशन। ओवैसी ने यह भी कहा कि वो भारत में पैदा हुए हैं और इसी जमीन में मरेंगे। हम तो आज भारत में है और रहेंगे। तुम सुन लो मेरी इस बात को, हम इसी जमीन में पैदा हुए और इसी जमीन में जाएंगे। सुन लो बीजेपी, RSS, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अब दूसरी हिजरत कभी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ने बीजेपी और RSS को घेरते हुए दावा किया कि वो भारत से पलायन नहीं करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में अहम है। तमाम मुद्दे चुनावी फिजा में चल रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। केजरीवाल के 75 साल वाले बयान पर पुष्कर धामी ने करारा पलटवार किया और उन्होंने कहा कि विपक्ष मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा गया है। वो मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा गए हैं। वो जेल से बाहर आने के बाद उनको हर चीज़ का आकलन हो गया है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि कभी कहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, मोदी जी आधे टर्म में छोड़ देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेबाकी से अपनी राय रखी। कोई अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि पर्सनल लॉ लागू होना चाहिए, तो तब ये सरिया कानून की बात भी आ जाती है और समान नागरिक संहिता की बात भी आती है। और उत्तराखंड की जो आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि के अंदर उसका मूल स्वरूप खराब नहीं होना चाहिए। संविधान बदलने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। धामी ने कहा कि देश के उत्थान का काम मोदी जी के नेतृत्व में होने वाला है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उधमपुर हमले में शामिल 6 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी कर दिए। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में 28 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें विलेज डिफेंस गार्ड का एक जवान शहीद हो गया था। जिसके बाद इन आतंकियों को दबोचने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अब करीब 2 हफ्ते बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 6 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी करते हुए उनकी तलाशी तेज कर दी। उस सब के आधार पे हम लोगों ने ये कुछ स्केचेस तैयार किए हैं, जो ये वो लोग हैं जो इस एरिया में दहशतगर्दी फैलाने के लिए आए हुए हैं। साथ ही पुलिस ने लोगों से इन संदिग्ध आतंकियों के बारे में जानकारी मिलने पर तुरंत सूचना देने की अपील की और सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। सभी एजेंसीज, चाहे आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जिनके पुलिस है और हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं और आम जनता, हम सब मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अब हमारी यही कोशिश है हम जल्दी से जल्दी इन लोगों को न्यूट्रलाइज करें। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में 15 से 17 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, जिनकी तलाश के लिए सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान दिन रात एक किए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों ने पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसपैठ की और आतंकी हमले को अंजाम दिया और हमले के बाद ये आतंकी जंगलों में छिप गए। इस दौरान सुरक्षा बल ने 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद कठुआ जिले के जावेद नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया। जावेद पर आतंकियों को साजो सामान मुहैया कराने का आरोप है। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में हुए आतंकी हमले के 15 दिन बाद भी पूरे इलाके के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को आखिरी मुकाम तक पहुंचाया जा सके। इस बीच जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने आतंकियों की मदद करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया। जानकारी के मुताबिक बांदीपोरा के पथूट वन क्षेत्र इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के मददगार को गिरफ्तार किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके से सुरक्षा बल ने आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश किया और वहां से हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया, जिनमें इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के साथ 9 आईईडी, 3 पिस्तौल और मैगजीन, करीब 1 किलोग्राम विस्फोटक पाउडर शामिल है। इन हथियारों की बरामदगी के बाद जवानों ने आसपास के इलाकों में भी तलाशी अभियान चलाया और वहां छानबीन शुरू कर दी।
बात पते की यह है कि सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से पाकिस्तान परस्त आतंकियों की कमर टूट गई, जबकि धारा 370 हटाने के बाद से कश्मीर तरक्की की राह पर फर्राटे भर रहा है। लिहाजा आतंकी एक बार फिर घाटी को बारूद और गोलियों की दहशत से थर्राना चाहते हैं और इसके लिए वो एक बार फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स की भर्ती कर रहे हैं, जो हथियार छिपाने के साथ साथ इन तमाम चीजों में माहिर होते हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक KTF यानी खालिस्तानी टाइगर फोर्स के 5 मोस्ट वांटेड आतंकी ये साजिश रच रहे हैं, जो दुनिया के 5 अलग अलग देशों में बैठे हैं और वहीं से ये खालिस्तानी आतंकी भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे हैं। इस खुफिया जानकारी के बाद गृह मंत्रालय ने NIA को जांच के आदेश दिए, जिसके बाद NIA ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इस साजिश के तार पंजाब की पटियाला सेंट्रल जेल से भी जुड़े हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक UAE में रह रहा बलजीत सिंह, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा गुरजंत सिंह, कनाडा में रह रहा प्रिंस चौहान, अमेरिका में रहने वाला अमन पूरेवाल और पाकिस्तान का बिलाल मानशेर इस मामले में मुख्य साजिश करता है। ये पांचों खालिस्तानी आतंकी कमलजीत शर्मा के संपर्क में थे, जो पंजाब की पटियाला सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। कमलजीत शर्मा पर पंजाब में खालिस्तानी नेटवर्क को मजबूत करने, हथियारों की तस्करी और आतंक के लिए पैसा जुटाने की जिम्मेदारी है। साथ ही कमलजीत शर्मा KTF के लिए नए आतंकियों को भर्ती करने का भी काम करता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सुबह 6 बजे खोल दिए गए, जिसके बाद केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम की 4 धाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो गई। इस मौके पर हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने पहले ही दिन बद्री विशाल के दर्शन किए। जैसे ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, पूरा इलाका जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर वहां ढोल नगाड़ों का संगीत भी सुनाई पड़ा। इस मौके पर सेना के बैंड की धुन भी सुनाई पड़ी। कपाट खुलने की खुशी में वहां महिलाओं ने पारंपरिक लोक नृत्य भी किया। इस मौके पर CM धामी ने सभी को बधाई दी। जो भी तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, वो अपने रजिस्ट्रेशन करवा कर आएँ, मौसम की जानकारी लेकर आएँ, जिससे कि उनकी यात्रा सरलता से हो पाए। इस दौरान वहां दर्शन के लिए पहुंचे भक्त जयकारे लगाते सुनाई पड़े। वहीं भक्तों की कई किलोमीटर लंबी कतार नजर आई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में शहबाज सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों का हिंसक प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग और लाठीचार्ज किया तो प्रदर्शनकारियों ने भी पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। और मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी जवानों पर लाठी डंडों से हमला बोला। उग्र भीड़ पाकिस्तानी जवान पर लात, घूंसों और पत्थर से वार करती नजर आई, जिसके बाद पाकिस्तानी जवान अपनी जान बचाने के लिए एक ऊंचे टीले से नीचे फिसलकर सड़क पर गिरता दिखाई दिया। लेकिन पहले से ही सड़क पर मौजूद प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने उस पर भी हमला बोल दिया और लाठियां बरसानी शुरू कर दी। उग्र भीड़ का पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले का एक और वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में भीड़ के हमले के बीच पाकिस्तानी जवान अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए और भीड़ के सामने हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगते दिखे। POK में सारा बवाल 11 मई को उस वक्त शुरू हुआ था जब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान असेंबली के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसकी इजाजत न मिलने पर प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए थे।